नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ तो बस तारीखें बनकर रह जाती हैं, लेकिन कुछ वो कहानियाँ बन जाती हैं हमेशा के लिए। आज हम भारत के इतिहास से दो ऐसी ही लड़ाइयों को समझने की कोशिश करेंगे और एक सवाल पूछेंगे कि आखिर किसी विद्रोह को महान बनाता क्या है, उसकी जीत या फिर उसका मकसद। तो सवाल यही है, हम किसी जंग को उसके नतीजे से याद रखते हैं या उसके पीछे की भावना से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों से आगे बढ़कर देखने पर मजबूर करता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दो अलग-अलग विद्रोह और उनके पीछे के दो अलग-अलग कारण। फिर हम महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक संदेश फौलाद से लिखा गया। इसके बाद हम 1857 के विद्रोह पर एक अलग नजर डालेंगे और आखिर में आदर्श और स्वार्थ के इस फर्क का विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इन दो बड़े संघर्षों को उनके पीछे की प्रेरणा के चश्मे से देखते हैं। एक तरफ हमें एक अटूट आदर्श दिखाई देता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो शायद उतना सीधा साधा नहीं था। हमारी पहली कहानी है महाराणा प्रताप की, जिनका संघर्ष किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि एक महान आदर्श और एक प्रतिज्ञा के लिए था। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गई थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 16वीं सदी का भारत। एक तरफ थे शहंशाह अकबर, जिनका एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान को एक परचम के नीचे लाना, चाहे दोस्ती से हो या जबरदस्ती से। और उनके इस विराट सपने के सामने एक दीवार बनकर खड़े थे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ की हजारों साल पुरानी आज़ादी के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रताप उस वक्त बिल्कुल अकेले खड़े थे। उस दौर के जो बड़े बड़े राजपूत राजघराने थे, आमेर हो गया, जोधपुर हो गया, सब मुगलों से हाथ मिला चुके थे। मतलब अपनी सुरक्षा और सत्ता के लिए उन्होंने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया था। और इस पूरी लहर के खिलाफ सिर्फ एक राज्य था जो खड़ा रहा, मेवाड़। बात है 1567 की, जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया और वहां जो भयानक कत्लेआम हुआ, उसने प्रताप के दिल में एक आग जला दी थी। उन्होंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा ली और ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। ये लड़ाई उनके लिए जमीन की नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी। अकबर बहुत चतुर बादशाह था। वो जानता था कि युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो 1572 और 73 के बीच उसने प्रताप को मनाने के लिए एक के बाद एक 4 शांति दूत भेजे। अपने सबसे काबिल लोगों को भेजा, लेकिन हर बार प्रताप का जवाब एक ही था, मेवाड़ की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। लेकिन बात तब हद से ज्यादा बिगड़ गई जब आमेर के राजकुमार मान सिंह समझाने के लिए पहुंचे। प्रताप ने न सिर्फ उनके साथ खाना खाने से मना कर दिया, बल्कि ये संदेश भी भिजवा दिया, अब ये सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं रही थी, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। और इसी अपमान ने युद्ध को तय कर दिया। इस अपमान के बाद अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी युद्ध के मैदान में एक ऐसा पल आया जो सिर्फ एक लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि फौलाद से लिखा गया एक संदेश बन गया। अकबर ने इस जंग में अपना सबसे खूंखार हथियार भेजा था, बहलोल खान। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो मुगल सल्तनत की बेरहम ताकत का एक चलता फिरता सबूत था। अपनी भीमकाय शरीर और सिर से पांव तक लोहे के कवच के साथ उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। मुगल खेमे में बहलोल खान की बातें अक्सर घमंड से भरी होती थी। वो मजाक उड़ाता था, कहता था कि मेवाड़ के राजपूत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका ये घमंड उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और फिर हल्दी घाटी के मैदान में वो पल आया, लड़ाई के बीचों बीच, जब मुगल सेना में भगदड़ मची हुई थी। बहलोल खान ने सोचा कि बस प्रताप को खत्म कर दो और लड़ाई एक पल में खत्म हो जाएगी। वो अल्लाहू अकबर चिल्लाता हुआ सीधा प्रताप की ओर लपका। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने अपनी भारी भरकम खांडा तलवार उठाई और सिर्फ एक वार किया, एक ही वार। और वो ऐसा वार था जिसने बहलोल खां को, उसके लोहे के हेलमेट को, उसके कवच, उसके शरीर और यहाँ तक के उसके घोड़े को भी ऊपर से नीचे तक एक सीध में 2 हिस्सों में चीर दिया। ये सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, ये एक पैगाम था, बादशाह अकबर के लिए एक सीधा संदेश
कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारा घमंड मेवाड़ के स्वाभिमान के सामने कुछ भी नहीं है। इस एक वार ने मुगल सेना के दिलों में ऐसा खौफ भर दिया जिसे वो कभी नहीं भुला पाए। ये इस बात का सबूत था कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, अब कहानी को कुछ सदियां आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी स्रोत सामग्री 1857 के विद्रोह को किस बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। अब हमारी जो स्रोत सामग्री है ना, वो यहाँ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने रखती है। उसका तर्क ये है कि 1857 की जो क्रांति थी, जिसे हम सब आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पर जानते हैं, उसमें शायद हर कोई एक देश के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने अपने निजी हितों यानी स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। इस स्रोत के मुताबिक अगर हम उस वक्त के बड़े नेताओं की प्रेरणा को देखें तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए हुए बेटे के हक के लिए लड़ रही थीं, नाना साहब अपनी बंद हो चुकी पेंशन वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी अपना खोया हुआ दर्जा और पेंशन ही वापस चाहते थे। ये तस्वीर प्रताप के एक आदर्श के लिए लड़ने वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या नतीजा निकलता है। तो हमारे सामने ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने एक आदर्श के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो शायद जंग के मैदान पर कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। और दूसरी तरफ स्रोत के अनुसार 1857 का विद्रोह है, जो अलग अलग व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से बिखर गया और नाकाम रहा। और बस यहीं पर हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर किसी लड़ाई की विरासत को क्या चीज़ तय करती है, उसका नतीजा या उसके पीछे छिपा मकसद? क्या एक महान आदर्श के लिए मिली हार किसी छोटे स्वार्थ के लिए मिली जीत से ज़्यादा कीमती हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हम सबके अपने अपने मूल्यों में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?